प्रिय छात्रों, जीव विज्ञान में आज हम लोग मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग अर्थात मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट और मेंडल का प्रथम नियम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और समझने का प्रयास करते हैं। दो सजीवों के मध्य क्रॉस को जिसमें केवल एक जोड़ी विरोधी लक्षण भाग लेते हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अर्थात जब दो सजीवों के बीच क्रॉस कराया जाता है और उनको क्रॉस कराते समय उनमें एक एक लक्षणों को ध्यान रखा जाता है। कोई भी एक लक्षण उनका विरोधी लक्षण ले लेते हैं, लेकिन वो लक्षण विरोधी होना चाहिए, मतलब विपरीत होना चाहिए। तो दोनों में एक एक लक्षण को हम ध्यान में रखते हुए और उन दोनों के बीच जब क्रॉस कराते हैं, यह देखने के लिए कि अगली पीढ़ी में उनमें क्या देखने को मिलता है, कौन सा लक्षण प्रकट होता है, कौन सा नहीं होता है। तो इस तरह के क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण कहा जाता है। तो मेंडल ने इस प्रयोग के लिए लंबा पौधा और बौना मटर पौधा के बीच क्रॉस कराया था। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। अब सीधे हम चलते हैं मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट था इस पर। तो यहाँ मेरे पास एक बुक है। इस बुक में देखो, यह चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मटर का शुद्ध लंबा एवं शुद्ध बौना पौधे को चुना। यहाँ जो ये मटर का पौधा है, ये शुद्ध लंबा और ये शुद्ध बौना पौधा है। यहाँ इस बात को समझ लो कि शुद्ध लंबा का मतलब क्या। शुद्ध लंबा का मतलब हुआ कि उस मटर पौधे में जो लंबा होने का जो जीन है, जो एलील है, वो दोनों एलील सेम है। मतलब उसका दोनों जीन ही मतलब उसको लंबा लक्षण उत्पन्न करते हैं, तो उसको हम लोग शुद्ध करते हैं। और उसी तरह ये शुद्ध बौना पौधा है, इसमें जो जीन है, एलेलिक जीन है, जो उस पौधे की लंबाई को प्रदान करता है, वो दोनों ही एलेलिक जीन जो है वो उसको बौनापन उसमें उत्पन्न करता है, माने उस पौधे को लंबा होने नहीं देता। दोनों जीन ही उसके बौना होने का जीन है। तो मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को इस लक्षणों वाले गुण वाले पौधे को चुना, जिसमें शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधों को उन्होंने चुना और इन दोनों पौधे के बीच उन्होंने क्रॉस कराया। क्रॉस कैसे कराया? पर परागण द्वारा। तो पर परागण के द्वारा उन दोनों पौधों के बीच उन्होंने क्या किया? क्रॉस करवाया। और उस क्रॉस से जो पौधा उत्पन्न हुआ वो पौधा लंबा निकला। यहां देख रहे हो कि ये पौधा लंबा है। ये लंबा पौधा बौना पौधा दोनों में क्रॉस हुआ पर परागण के द्वारा। तो ये जो पौधा उत्पन्न हुआ ये पौधा लंबा हुआ। इस लंबे पौधे में क्या है कि इस पौधे में दोनों का जीन मौजूद है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि लंबा होने का लक्षण प्रकट हुआ और इसका लक्षण दब गया। अतः प्रकट होने वाला लक्षण को प्रभावी लक्षण और जो लक्षण दब गया उसको अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। अतः इस पौधे में जो लंबा होने का जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है, यानी लंबा लक्षण प्रभावी लक्षण है इस पौधे में, और बौना जो लक्षण है वह अप्रभावी लक्षण है। अब क्या हुआ कि F1 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए, उस F1 पीढ़ी के पौधों के बीच फिर स्वपरागण कराया गया। इस प्रकार के अनेक पौधे उत्पन्न हुए। इस प्रकार के अनेक पौधों के बीच स्वपरागण कराया गया और स्वपरागण कराने के बाद जो पौधे उत्पन्न हुए अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी को हम लोग F2 पीढ़ी कहेंगे। तो उसमें क्या देखा गया कि उसमें से 3 पौधे लंबे हुए और एक पौधा बौना निकला। अतः इसका फेनोटाइप अनुपात हुआ 3:1। और जीनोटाइप में क्या देखा गया कि 3 लंबे पौधे में एक मटर के पौधे के एक्सपेरिमेंट को मैं एक
चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूं, इसको ध्यान से अच्छी तरह समझ लेना है। हाँ, तो यहां ध्यान से देखो, ये क्या है, शुद्ध लंबा मटर का पौधा है। ये क्या है, शुद्ध बौना मटर का पौधा है। तो ये जो मटर के पौधे, इसको हम लोग जनक मटर का पौधा कहा जाएगा। और इसका जो ये लंबा उत्पन्न करने का जो एलेलिक जीन है वो है टी और टी। और इसका जो इसका बौनापन उत्पन्न करने का जो एलेलिक जीन है वो है स्मॉल टी। अब तुम लोग पूछ सकते हो कि सर आप डबल टी क्यों लिखे। जैसा मैं पहले ही बता दिया हूं कि शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम होते हैं, और वे क्रोमोसोम इस तरह जोड़े में होते हैं, ये क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं। तो इसलिए किसी भी एक लक्षण के लिए उसमें 2 जीन होता है, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है। तो यहां देखो दर्शाया गया है, ये जैसे मान लो कि इस मटर के पौधे का क्रोमोसोम एक जोड़ा क्रोमोसोम है, तो दोनों क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं। तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर मैं दर्शाया हूं, यहाँ पर इस पौधे में लंबा होने का जीन उपस्थित है। तो इस लोकेशन में जो जीन है उसको हम टी के द्वारा दर्शाए हैं, और इस लोकेशन पर जो जीन है उसको मैं टी द्वारा दर्शाए हैं। इसलिए किसी भी लक्षण के लिए हमेशा हम लोग डबल लेटर का यूज करेंगे। डबल लेटर क्या दर्शाता है कि 2 क्रोमोसोम पर यह जीन मौजूद है, क्योंकि एक क्रोमोसोम इसके मतलब उसके नर पेरेंट्स आया है, और एक क्रोमोसोम उसके मादा पेरेंट्स आया है। इसलिए क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं एक ही लक्षण वाले जीन होते हैं, लेकिन जोड़े में होते हैं। तो यह लंबा लक्षण उत्पन्न करने वाले इसका जो एलेलिक जीन है वो क्या है, जोड़े में, इसलिए इसको हम जोड़े में दर्शाए हैं। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर डबल टी क्यों लिखा गया और यहाँ पर स्मॉल टी क्यों लिखा गया। तो और एक बात याद रखना है, ये चूंकि प्रभावी लक्षण है इसलिए इसको कैपिटल टी में दर्शाया गया है, और ये चूंकि अप्रभावी लक्षण है क्योंकि इसके जो संतान उत्पन्न हो रहे हैं उसमें ये लक्षण प्रकट होगा, ये दब जा रहा है, हम एक्सपेरिमेंट में आगे देखेंगे, इसलिए इसको स्मॉल टी द्वारा दर्शाया गया है। तो ये मंडल ने क्या किया, एक शुद्ध लंबा पौधा, एक शुद्ध बौना पौधे को लिया। अब क्या कि इन दोनों के फूलों के बीच पर परागण कराया गया, और पर परागण में क्या देखते हैं कि इसमें जो टी क्या है, ये है जाकर के गैमेट, क्योंकि हम जानते हैं कि गैमेट में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जाते हैं। जब भी किसी सजीव का जो गैमेट बनता है उसके शरीर में, उसमें एक ही क्रोमोसोम जाते हैं, तो एक ही क्रोमोसोम जाए। जैसे यहाँ पर एक गैमेट में एक क्रोमोसोम आएगा, तो यहाँ पर क्या है, तो इसमें एक ही जीन होगा लंबा होने का, तो ये इसका गैमेट उत्पन्न हुआ। तो इसमें जो भी गैमेट उत्पन्न होगा उसमें एक ही कैपिटल टी वाला ही जीन जाएगा, और इसका जो गैमेट उत्पन्न होगा इसमें स्मॉल टी वाला जीन जाएगा। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच पर परागण के द्वारा जो निषेचन की प्रक्रिया हुआ है, तो उससे जो पौधा उत्पन्न हुआ वो पौधा हो गया संकर लंबा। मतलब इस पौधे में ये लक्षण प्रकट हुआ और ये लक्षण इसमें दब गया, इसलिए इसको संकर कहा गया। संकर कहा गया मतलब कि इस पौधे में लंबा होने का भी जीन है और बौना होने का भी जीन है। तो लंबा होने वाला लक्षण प्रकट हुआ, इसलिए लंबा का गुण इसमें प्रभावी लक्षण है, और बौना का गुण होते हुए भी इसमें दब गया। तो हम इसका बौना का जो लक्षण है इस पौधे में अप्रभावी गुण है, और इसको हम F1 पीढ़ी कहते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स है तो ये उसका पहली संतान है। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि कि इस तरह के अनेक पौधे उत्पन्न होते हैं, इस तरह का मतलब पर परागण के द्वारा। अब क्या होता है कि इस तरह के 2 पौधों के बीच अब स्वपरागण कराया जाता है। तो इस तरह के 2 पौधे लिए हम, तो 2 पौधों में क्या हुआ, चूंकि इसमें जो क्रोमोसोम जो जोड़े में है, तो उस पर एक जो जीन होगा लंबा होने का जीन होगा और एक होगा बौना होने का जीन होगा। इस तरह इसमें जो गैमेट उत्पन्न होगा वो 2 प्रकार का हो जाएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। उसी तरह ये जो पौधा है, मतलब चूंकि सेम पौधा है, ये भी संकर हाइब्रिड हो गया, तो इसमें भी जो जीन उत्पन्न होगा एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। अतः इसमें 4 प्रकार के गैमेट उत्पन्न हुए, जिसको हम लोग F1 पीढ़ी के गैमेट्स कहते हैं। अब
अब इसके स्वपरागण को यहाँ पर एक चेकर बोर्ड के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें अब स्वपरागण की विधि को चेकर के माध्यम से दर्शाया गया है। तो ये चेकर बोर्ड बनाया गया है। तो ये जो दोनों गैमेट्स हैं, ये नर गैमेट्स हैं, मतलब ये नर फूल का भाग है, और ये जो दोनों गैमेट्स हैं ये मादा गैमेट्स हैं, यानी मादा फूल का पोर्शन में ये दो प्रकार के गैमेट्स हैं। अब क्या हुआ कि अगर इनके स्वपरागण के समय अगर ये जीन और ये जीन मिलता है तो ये जो पौधा उत्पन्न होता है, चूंकि दोनों ही जीन इसके लंबा होने का है, तो ये शुद्ध लंबा पौधा उत्पन्न करेगा। अगर ये जीन अगर मिलता है तो इसमें ये कॉम्बिनेशन बनता है और इसमें ये हाइब्रिड बन जाएगा, क्योंकि इसमें लंबा बौना दोनों का गुण है। तो लेकिन चूंकि ये प्रभावी लक्षण है तो इसलिए संकर लंबा पौधा उत्पन्न होगा। उसी तरह ये भी संकर लंबा होगा। और यहाँ देखो इसके बीच अगर जीन का गैमेट का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो ये शुद्ध बौना उत्पन्न करेगा, क्योंकि दोनों ही इसका जो एलिलिक जीन है बौना होने का जीन है। तो इसको कहा जाता है F2 पीढ़ी, क्योंकि F1 पीढ़ी ये था और F1 पीढ़ी का ही ये संतान है। F1 पीढ़ी का ये संतान, इसलिए F2 पीढ़ी हो गया। तो F2 पीढ़ी में हम रिजल्ट में क्या देख रहे हैं, तो F2 पीढ़ी में हमको जो रिजल्ट देखने को मिला, तो F2 पीढ़ी का जो रिजल्ट हम देखते हैं, तो फेनोटाइप के अगर दृष्टि से हम देखें तो इसमें क्या देख रहे हैं कि कितने लंबे पौधे हैं, 1 2 3। तो लंबा पौधा कितना है इसमें 3, और बौना पौधा कितना है 1। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 पीढ़ी का फेनोटाइप अनुपात हुआ 3:1, यानी 3:1। और मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात हो गया। देखते हैं जीनोटाइप का अनुपात। यहाँ पर शुद्ध लंबा कितना है 1, तो 1। संकर लंबा कितना है 1 2, तो यहाँ पर 2। और शुद्ध बौना कितना है 1, मतलब जीन के आधार पर उसका मतलब वर्गीकरण। तो इसका जीनोटाइप अनुपात हो गया 1:2:1। तो ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट और उसका ये रिजल्ट। बाद में देखा गया कि मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है यह जंतुओं पर भी लागू होता है, लेकिन मेंडल ने सिर्फ मटर के पौधे के ऊपर ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रयोग किया था। लेकिन बाद में वैज्ञानिक लोगों ने मेंडल के इस फार्मूला को पौधों पर भी अप्लाई करके देखा है, जंतुओं पर भी मतलब देखा प्रयोग करके। तो देखा गया कि जंतुओं में भी ये मतलब ये जो लागू होता है, ये जो नियम लागू होता है मेंडल का। तो अब एक एक्सपेरिमेंट हम लोग जंतुओं पर देख लेते हैं, जिसको मेंडल ने नहीं किया था, अन्य वैज्ञानिक लोगों ने किया था। और पाया कि हाँ, कि मेंडल ने जो दिया मतलब दुनिया के सामने अपना जो रूल जो दिया है एकदम सही है और सटीक है। तो अब एक देख लेते हैं प्रयोग हम लोग। तो हम लोग क्या देखते हैं, गिनी पिग में मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और एक बात याद रखना है कि ये जो गिनी पिग का मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये सिलेबस के अंदर है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग ध्यान से समझ लेना है और इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। तो गिनी पिग चूंकि ये जंतु है, ये तो पौधा है नहीं, इसलिए गिनी पिग में ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए 2 गिनी पिग को चुना गया, जिसमें एक गिनी पिग का जो स्किन का जो कलर था उसमें तो मतलब रोए पाए जाते हैं, तो उनका जो रोया वाला जो स्किन था वो काला रंग का था। और एक दूसरा गिनी पिग लिया गया जिसका स्किन का जो कलर था रोए के साथ वो सफेद था। और इस गिनी पिग में एक नर गिनी पिग लिया गया और एक मादा गिनी पिग लिया गया। अब यहाँ पर 4 से समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करो। तो ये 2 गिनी पिग लिया गया है, जिसमें एक नर गिनी पिग है और दूसरा मादा गिनी पिग है। नर गिनी पिग वो शुद्ध काला है, इसको जांच लिया गया है। शुद्ध काला मतलब इसके शरीर के अंदर जो काला होने का एलिलिक जीन है वो दोनों ही एलिलिक जीन सेम है, इसलिए इसको शुद्ध काला। और उसी तरह ये शुद्ध सफेद है, चूंकि इसका कलर स्किन का सफेद, तो दोनों शुद्ध है, इसलिए इनको जनक कहा जाएगा। अब क्या किया गया कि इसमें लैंगिक प्रजनन किया गया, इन दोनों में लैंगिक प्रजनन कराया गया। लैंगिक प्रजनन में क्या हुआ कि जो नर गिनी पिग था इसके प्रजनन अंग में स्पर्म का निर्माण हुआ, और जो मादा गिनी पिग था इसके प्रजनन अंग में अंडा का निर्माण हुआ, माने एग का निर्माण हुआ।
तो चूंकि यहाँ पर 2 एलील दिखाया गया है, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर चूंकि गैमेट हैप्लॉइड होता है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, तो इसका लक्षण यहाँ पर आ गया, कैपिटल बी से दर्शाया गया है, और ये था स्मॉल बी के रूप में। मतलब इसमें एक लक्षण आया, मतलब इस गैमेट के अंदर काला बनाने के लिए, और इसमें सफेद बनाने वाला एक लक्षण आया। अब क्या हुआ कि स्पर्म और अंडा के बीच क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? नर गैमेट और मादा गैमेट के आपस में संयोग करके जायगोट उत्पन्न करने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, और अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो स्पर्म और अंडा के बीच फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन से जो जायगोट उत्पन्न हुआ, और उस जायगोट से जो जीव उत्पन्न हुआ, उसका जो गिनीपिग जो उत्पन्न हुआ, उसका कलर भी काला था। इसलिए चूंकि इसका ये जो उत्पन्न हुआ है, इसके जो पेरेंट थे, एक काला था और एक सफेद थे, इसलिए इसमें दोनों ही कलर है, लेकिन ये काला लक्षण इसमें प्रकट हुआ, इसलिए काला जो गुण है वो प्रभावी लक्षण है, और सफेद जो लक्षण प्रकट नहीं हुआ, अतः सफेद लक्षण इसके अंदर अप्रभावी लक्षण है, और ये हाइब्रिड है क्योंकि इसमें दोनों का गुण इसमें मौजूद है। तो ये था F1 पीढ़ी, क्योंकि ये पेरेंट है तो ये इनको संतान है, तो इसको F1 पीढ़ी कहा जाएगा। अब क्या किया कि इन दोनों के माध्यम से कम 2 गिनीपिग उत्पन्न किया गया, तो एक गिनीपिग हुआ और एक गिनीपिग उत्पन्न किया गया। तो अब क्या हुआ कि तो 2 गिनीपिग है, यहाँ इस तरह से लिया गया, एक नर है एक मादा है, जो दोनों ही हाइब्रिड गिनीपिग है, क्योंकि इसमें दोनों लक्षण मौजूद है, काला होने का और सफेद होने का, उसी तरह इसमें है। अब इसका जो गैमेट बनेगा क्या बनेगा? 2 प्रकार का बन जाएगा, यहाँ भी 2 प्रकार का बन जाएगा। तो ये चूंकि नर है तो इसमें 2 प्रकार के स्पर्म बनेंगे, एक ये लक्षण वाला और एक सफेद लक्षण वाला। उसी तरह ये मादा है तो इसमें भी 2 प्रकार का अंडा उत्पन्न होगा, जिसमें ये 2 प्रकार के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो ये जो बना ये हुआ F1 पीढ़ी के गैमेट्स। अब क्या हो गया कि अब इसके रैंडम मतलब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो सकता है जीव में, कोई नहीं बता सकता है कि कौन सा गैमेट्स के साथ किस गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर एक चेकर बोर्ड के माध्यम से दर्शाया गया है यहाँ पर। तो ये जो है ये नर गैमेट्स है, और एक बात याद रखना कि जीव विज्ञान में नर बताने के लिए इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है, और मादा बताने के लिए इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। तो ये दोनों नर गैमेट्स हैं और ये दोनों मादा गैमेट्स हैं। दोनों गैमेट का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो ये जो गिनीपिग उत्पन्न होता है वह शुद्ध काले रंग का हो जाता है। उसी तरह इसके और इसके बीच अगर ये कॉम्बिनेशन होता है तो ये संकर काला हो जाता है। उसी तरह ये और ये भी संकर काला हो गया, क्योंकि ये सब एलेलिक जीन है, यही लक्षण प्रकट करेंगे। और इसमें देखते हैं कि इसी तरह का जीन आ गया इसमें, तो ये शुद्ध सफेद हो गया। तो इसको क्या कहा गया? F2 पीढ़ी कहा गया, क्योंकि F1 के पीढ़ी के संतानों से ही F2 पीढ़ी के संतान उत्पन्न किए गए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? तो इसमें हमको रिजल्ट देखने को क्या मिला हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हम रिजल्ट में क्या देख रहे हैं कि इसका जो F2 पीढ़ी में काले कितने हुए? 1 2 3 काला हुआ और 1 सफेद हुआ। मतलब कि F2 पीढ़ी में ये जो सफेद का जो लक्षण है ये लेकिन F2 पीढ़ी में देखो प्रकट हो जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है यहाँ पर। तो इसका फेनोटाइप अनुपात कितना हुआ? काला 3 है, सफेद 1 है, इसलिए फेनोटाइप अनुपात हुआ 3:1। और जीनोटाइप अनुपात कितना हुआ? शुद्ध काला 1 ठो है तो यहाँ पर 1 ठो, और संकर काला 2 है तो यहाँ पर 2 ठो, और यहाँ पर शुद्ध सफेद 1 है तो यहाँ पर 1 ठो। अतः मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात हुआ 1:2:1। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि मेंडल ने जो मटर पौधे पर जो प्रयोग करके जो उनका जो रिजल्ट आया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो जंतु पर भी करने से यही सेम रिजल्ट आया। अगर इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम अन्य जंतुओं पर भी करें, गाय पर, बकरी पर, तो ये सेम रिजल्ट आएगा, इसी तरह का रिजल्ट आएगा। तो ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम आ जाते हैं इस मेंडल ने इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे मेंडल का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। और इस नियम को पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है, जो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उत्पन्न हुआ। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि मेंडल का ये पृथक्करण का नियम क्या है।
जब किसी संकरण या क्रॉस में एक जोड़ा विरोधी लक्षणों के कारक भाग लेते हैं, एक बात याद रखना है कि यहाँ पर कारक एक्चुअली वास्तव में जीन है। क्योंकि ये मेंडल का यहाँ पर नाम दे दिया है कि मेंडल का पृथक्करण का नाम लिखो, तो मेंडल का भाषा में ही हमको लिखना पड़ेगा। क्योंकि मेंडल के समय जीन उनको पता नहीं था कि जीन क्या है, उन्होंने उसको कारक बता दिया था, तो इसलिए उनका भाषा में हम लोग यूज करेंगे लक्षणों के कारक। मतलब इनका कहना था कि जो लक्षण है उसको कौन कंट्रोल करता है, कारक कंट्रोल करते हैं। तो आज के समय में कारक क्या है, आज के समय में कारक जीन है जो लक्षणों को कंट्रोल करते हैं शरीर के अंदर। तो एक जोड़ा विरोधी लक्षणों के कारक जब भाग लेते हैं किसी संकरण में, तब ये विरोधी कारक पुत्रीय पीढ़ी में आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि अगली पीढ़ी में ये कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मतलब इनका कहने का ये था कि जब भी विपरीत लक्षण वाले रखने वाले जब जीवों के बीच क्रॉस कराया जाता है और क्रॉस कराने से उनसे जो संतान उत्पन्न होते हैं, तो उन संतान में उन दोनों का लक्षण उसमें मिक्स नहीं होता है, बल्कि वो संतान अगली पीढ़ी में जब संतान उत्पन्न करते हैं तो उनके लक्षण जो है वो उसमें अलग हो जाते हैं। मतलब तो ये था मेंडल के पृथक्करण के नियम। और मेंडल के इस नियम को गैमेट की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, यानी लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उससे उत्पन्न पृथक्करण का नियम। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।